प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसके अंतर्गत जितना भी प्रश्न है उसमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें पहला प्रश्न है x + y = 14 और फिर आगे है x - y = 4। इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस विधि में क्या होता है कि किसी एक समीकरण को लेकर उसमें से एक चर का मान ज्ञात करते हैं और फिर उस चर के मान को दूसरे समीकरण में बिठाकर फिर उस समीकरण को सॉल्व करते हैं। इससे उस समीकरण का एक चर का वैल्यू पता हो जाता है और जब एक चर का वैल्यू पता चल जाता है तो हम दूसरा चर का वैल्यू भी आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। जैसे कि इसी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम किसी एक समीकरण को लेंगे। जैसे कि इसको हम पहला समीकरण मान लिए x + y = 14 को, और x - y = 4 को हम दूसरा समीकरण मान लिए। इसमें से किसी एक समीकरण को लेंगे। मान लीजिए हम समीकरण 1 को लेते हैं तो समीकरण 1 में क्या चीज़ लिखा हुआ है। समीकरण 1 से यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं, ये समीकरण 1 है, यहाँ से यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं या y का वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू आता है x = 14 - y। अब इस x का वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। आगे फिर लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या चीज़ है, x - y = 4 है और x का वैल्यू हमें क्या रखना है, ये वाला रखना है। x = 14 - y को x की जगह पर रखना है। तो वही चीज़ लिख दिए हैं नीचे, x की जगह पर 14 - y, उसके बाद ये माइनस यहाँ आ गया, फिर y ये यहाँ लिख दिए = 4। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करने पर हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान आता है 10/2 यानी कि = 5 आता है। अब इस y का मान को हम इसमें बैठाएंगे। x = 14 - y जो समीकरण हमें 1 से निकाले हैं उसमें यदि हम y का वैल्यू बिठाते हैं इसमें, तब हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। y का वैल्यू तो हमें पता चल ही गया है, y = 5 है। अब यहाँ से y का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो x का भी वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो x = हो जाएगा x = 14 - y = y की जगह 5 बैठाना, यानी कि 14 - 5 = 9। इसलिए x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू आ गया 5। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जो विधि द्वारा हम इसको सॉल्व किए हैं उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर यदि हम y का मान जो 5 आया है उसको या तो समीकरण 1 में रख के x का वैल्यू निकालेंगे या तो समीकरण 2 में रख के x का वैल्यू निकालेंगे, तो भी x का वैल्यू 9 ही आएगा। यहाँ पे y का मान इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पर y का मान रखने से डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा, क्योंकि x = 14 - y है। अगर इसमें या इसमें बिठाते तो = के इधर उधर लिखना पड़ जाता। यदि समीकरण 1 में बैठाते हैं फिर भी तो यही आ जाता, लेकिन यदि समीकरण 2 में y का मान बैठाते हैं तो x = हो जाता है x = और ये 4 और -y = के उधर में चल जाता तो +y हो जाता, मतलब कि 4 + y। अब हम अगला प्रश्न पर को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दूसरा में s - t = 3 और फिर आगे है s/3 + 3/2 = 6। यहाँ पर भी वही करना है, किसी एक समीकरण को लेना है और उससे जो चर है किसी एक चर का वैल्यू ज्ञात करना है। यदि हम समीकरण 1 को लेते हैं तो समीकरण 1 ये है, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से यदि हम किसी एक चर यानी कि हम यदि s का वैल्यू निकालते हैं तो s = आ जाएगा 3 + t। अब फिर s का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, जो कि ये है समीकरण 2। उसमें s का वैल्यू 3 + t रखने पर रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, तब t का वैल्यू प्राप्त होगा 30/5 यानी कि = हो जाएगा 6। उसके बाद t का वैल्यू को यहाँ पे बिठा देंगे। s = 3 + t में यहाँ पे t का वैल्यू अगर 6 बैठा देंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा 9, यानी कि s का वैल्यू आ जाएगा 9
और टी का वैल्यू आ जाएगा 6। यही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है इसी का तीसरा में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फिर आगे है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ पर ये सब जो है पॉइंट में है, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर हम लोग को मिलता है इसके जगह पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और इसके जगह पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पर 10 से गुना कर दिए इसको सभी को और इसको भी, तो सारा पॉइंट हट गया और इसके जगह 2 आ गया, इसके जगह पर 3 आ गया और इसके जगह पर 13 आ गया और इसके जगह पर 4 आ गया, इसके जगह 5 आ गया और इसके जगह पर 23 आ गया। अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें भी उतना ही से गुना किए हैं और इसमें भी उतना ही से गुना किए हैं। इक्वल टू के इधर भी 10 से गुना किए हैं, इक्वल टू के उधर भी 10 से गुना किए हैं और दोनों में भी दोनों इक्वेशन में गुना किए हैं, यानी कि दोनों समीकरण में गुना किए हैं। यदि एक ही समीकरण में दोनों साइड गुना करते फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों साइड होना चाहिए। इक्वल टू के इधर भी होना चाहिए और इक्वल टू के इस साइड भी होना चाहिए। गुना भागा समीकरण में कुछ भी कर रहे हैं तो वो दोनों साइड करना पड़ेगा। अगर 10 से गुना इस साइड कर रहे हैं तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा। यदि इधर 10 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी 10 से भागा देना पड़ेगा। यदि इधर कुछ जोड़ रहे हैं तो उतना ही इधर ही जोड़ना पड़ेगा। यदि इधर कुछ घटा रहे हैं तो उतना ही इधर घटाना पड़ेगा। अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को उसी प्रकार जैसा कि पिछले प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए हैं इसी प्रकार इसको भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर मिलता है x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 3। अब हम दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को सॉल्व करने पर x और y का वैल्यू प्राप्त करना है। दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू प्राप्त करना है और फिर जो x और y का वैल्यू आएगा उसको इसमें बैठा देना है। यहाँ पे x का मान बैठा देना और यहाँ पे y का मान बैठा देना है और उसके बाद यहाँ से m का वैल्यू याद करना है। जैसे कि सबसे पहले इसको लिख लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद इसको लिखकर इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दोनों को सॉल्व करने पर हम लोग को y का वैल्यू प्राप्त होता है, वो y का वैल्यू प्राप्त होता है 5 और x का वैल्यू मिलता है -2। ये देखिए y का वैल्यू 5 प्राप्त हुआ और x का वैल्यू -2 प्राप्त हुआ है। आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 प्राप्त होगा। अब हमें m का मान ज्ञात करना है। इसमें है y इक्वल टू mx प्लस 3। y के जगह पर 5 बिठाना है और x के जगह पर -2 बिठाना है। उसके बाद यहाँ से m का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से m का वैल्यू आता है -2/2 यानी कि इक्वल टू हो जाएगा -1। यही m का वैल्यू हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। अब हम तीसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बताइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब इसके अंतर्गत में पहला प्रश्न है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ था और उसको हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को रेखिक समीकरण युग्म खुद से बनाना है, इसको पढ़ के और फिर उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल भी ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला प्रश्न में 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि 2 संख्या है। मान लीजिए कि पहला संख्या x है तथा दूसरा संख्या y है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू
26 है। पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या कितना है? 26 है। पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, और वो किसके बराबर है? 26 के बराबर है। 26 है यानी कि 26 के बराबर है। ये पहला इक्वेशन हो गया। पहला स्थिति में यही दिया हुआ था। अब आगे लिखा हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा? x = 3y। वही चीज़ है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या x है तो वह दूसरी संख्या y के कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। इसलिए बन गया दूसरी स्थिति में x = 3y। इसको हम मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। आप लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करना सीख गए हैं। इन समीकरणों को सॉल्व करने पर आप लोग पाइएगा कि पहली संख्या जो कि x है उसका मान निकल के आएगा 39, और दूसरी संख्या y का मान निकल के आएगा 13। यहाँ से आप अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं। उत्तर में कहा गया था कि दोनों का डिफरेंस जो होगा, अंतर जो होगा वो 26 होना चाहिए। अंतर देखिए, यदि 39 में हम 13 घटाते हैं तो वह 26 आ जाता है, और कहा गया था कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हाँ है, दूसरी संख्या का 3 गुनी है। यदि दूसरी संख्या का हम जो कि 13 है उसका हम 3 गुना करते हैं तो वह 39 आ जाता है, जो कि पहला संख्या है। यानी कि पहला संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। उत्तर से भी पता चल जा रहा है, यानी कि हमारा उत्तर सही है। अब दूसरा प्रश्न का दूसरा नंबर का प्रश्न में लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले, इसका हल ज्ञात करने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि संपूरक कोण कहते किसको हैं। संपूरक कोण उस कोण युग्म को कहते हैं जिसका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि जैसे कि ये कोण x है और ये कोण y है। यहाँ पे कोण युग्म कौन सा है? एक x है और एक y है। यदि x और y कोण का योग 180 डिग्री होता है तब हम इसको संपूरक कोण कहेंगे। वही चीज़ है यहाँ। अब यहाँ पे प्रश्न में है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे मान लीजिए बड़ा कोण x है, ठीक, और छोटा कोण है y है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री। अब हमको मालूम है कि ये संपूरक है, यानी कि x डिग्री प्लस y डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि यह संपूरक है। पहला स्थिति में यह मालूम चल गया। अब दूसरा स्थिति में दिया हुआ है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा है? x है। तो x किसके इक्वल है? छोटा कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि y + 18। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर y का वैल्यू आता है 81 डिग्री और x का वैल्यू आता है 99 डिग्री। अब इसको देख भी सकते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री आएगा, और बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। अब अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। तब क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है, यानी कि 7 बल्ले मतलब कि 7x प्लस 6 गेंदे यानी कि प्लस 6x इक्वल टू कितना रुपया? 3800 इक्वल टू 3800। ये जो हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। पहली स्थिति में ये लिखा हुआ था। अब आगे लिखा हुआ है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में। 3 बल्ले 3x और प्लस 5 गेंदे यानी कि प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपये इक्वल टू 1750। ये जो आ गया ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने पर x और y का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। यहाँ से x और y का वैल्यू ज्ञात करने पर मिलेगा
एक्स का वैल्यू मिलेगा 500 और वाई का वैल्यू मिलेगा 50 रुपया। यही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इस प्रश्न में दिया हुआ है कि टैक्सी में दो प्रकार का भाड़ा लग रहा है। एक नियत भाड़ा जो कि फिक्स है और एक भाड़ा किलोमीटर के अनुसार देना होगा या किलोमीटर के अनुसार लगता है। और जो नियत भाड़ा है वो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप जितना ही दूरी इस टैक्सी पर बैठकर क्यों ना सफ़र करें। मतलब समझ लीजिए कि नियत भाड़ा जो है वो टैक्सी पर बैठने के लिए एक तरह से है। आप टैक्सी पर बैठ गए तो वो भाड़ा आपको लेगा और उसके बाद किलोमीटर के अनुसार अलग से लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि नियत भाड़ा 15 रुपया है जो कि आपको लगेगा और आपको तय करना है इस टैक्सी से 3 किलोमीटर, और जो अलग से भाड़ा है वो 1 किलोमीटर चलने पर मान लीजिए 20 रुपया है। तब आपको कितना पड़ जाएगा? तो आपको पड़ जाएगा जो नियत भाड़ा है वो मान लीजिए कि वो 15 रुपया है और फिर आपको 3 किलोमीटर चलना है और 1 किलोमीटर चलने पर 20 रुपया लिया जा रहा है। तो 3 किलोमीटर के कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। 20 गुना 3 किलोमीटर यानी कि 60 रुपया, और 15 रुपया जो नियत भाड़ा फिक्स है वो लगेगा ही लगेगा, यानी कि 60 + 15 = 75 रुपया आपको लगेगा। यह चीज़ इस प्रश्न में दिया हुआ है। उसी प्रकार इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया पड़ रहा है। इसमें क्या शामिल है? तो इसमें 10 किलोमीटर जो दूरी तय किया है उसका भाड़ा भी सम्मिलित है और जो नियत भाड़ा है वो भी इस 105 रुपया में सम्मिलित है। और फिर आगे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो इसमें भी सम्मिलित है। 15 किलोमीटर का भाड़ा सम्मिलित है प्लस जो एक नियत भाड़ा लग रहा है वो भी इसमें सम्मिलित है। वही हमें ज्ञात करना है यहाँ पे नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, कि नियत भाड़ा कितना हमको लग रहा है और 1 किलोमीटर पर कितना भाड़ा हम लोग को लग रहा है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना पड़ेगा इसमें। और फिर और एक आगे क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति है, यदि वह 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहे तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया, मतलब फिक्स भाड़ा है वो है 100 रुपया। 100 रुपया आपको इस टैक्सी में लगेगा ही लगेगा, उसको हम मान लिए हैं। और फिर आगे लिखते हैं तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, मतलब y रुपया प्रति किलोमीटर के अनुसार इसका भाड़ा है। तब पहली स्थिति में क्या हो जाएगा? पहली स्थिति में दिया हुआ था कि 10 किलोमीटर चलता है, चलने पर 105 रुपया लगता है। तो 10 किलोमीटर चला उसमें क्या शामिल है? एक फिक्स भाड़ा शामिल है और 10 किलोमीटर का जो भाड़ा पड़ेगा वो भी शामिल है। तो फिक्स भाड़ा 100 हो गया, 100 रुपया प्लस 10 किलोमीटर का 10 गुना y हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर पर y पड़ रहा है, ये तो फिक्स है, इसलिए पहला स्थिति में बन जाता है x + 10y = 105 रुपये। अब दूसरी स्थिति में दिया हुआ था 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो इस 15 किलोमीटर में क्या शामिल है? तो एक फिक्स भाड़ा शामिल है x, और एक 15 किलोमीटर का जितना भाड़ा लगेगा प्रति किलोमीटर के अनुसार वो भी इसमें शामिल है। तो इसलिए प्लस 15y = 155। अब पहली स्थिति में जो बना उसको समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरी स्थिति में जो समीकरण बना उसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि द्वारा ऐसे करने पर, इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू आता है 5 और y का वैल्यू आता है 10, यानी कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये हो गया है और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपया पड़ गया है। अब हमें ज्ञात करना था 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखेंगे 25 किलोमीटर तय करने के लिए आवश्यक भाड़ा = कितना हो जाएगा? नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो नियत भाड़ा x है और प्लस 25 किलोमीटर चलना है, यानी कि 25y हो जाएगा।
1 किलोमीटर के लिए y, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y। अब इक्वल टू करके लिखेंगे, x का मान जो है उसको बिठाएंगे 5 + 25y, 25 की जगह 25 और y के जगह पर y का जो मान है 10 उसको बिठाएंगे, 25 × 10 हो जाएगा। इक्वल टू करेंगे 5 और इसको गुना करेंगे तो मिलेगा 250। फिर दोनों को जोड़ देंगे, भाड़ा आ जाएगा 255 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, तब माना कि भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y। अब जब भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा, क्योंकि अंश ऊपर में रहता है और हर नीचे रहता है, इसलिए भिन्न हो गया x/y। अब पहला स्थिति में कहा गया था कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो वो तब वह 9/11 के इक्वल हो जाता है। वही चीज़ किया गया है, x में 2 जोड़ दिया गया है, अंश में 2 जोड़ दिया गया, यानी कि x + 2 हो गया, और हर जो कि y है उसमें 2 जोड़ दिया गया, y + 2 हो गया। अब यह किसके इक्वल आ गया, तो यह 9/11 के इक्वल आ गया। पहला स्थिति में ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना देते हैं, एक समीकरण बना देते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे क्रॉस गुना करते हैं, 9 को इससे गुना कर देंगे y + 2 से, और 11 को गुना कर देंगे x + 2 से। तब हम आगे इसको गुना करके लिखते हैं, क्रॉस गुना करके लिखते हैं। तो 11 को इससे गुना करते हैं तो मिलता है 11x + 22, फिर इक्वल टू हो जाएगा। फिर 9 को इससे गुना करेंगे, मिलेगा 9y + 18। अब फिर यहाँ से x और y को एक साइड लाएंगे, हो जाएगा 11x - 9y इक्वल टू इधर 18 हो जाएगा, और इस 22 को इधर लेंगे तो -22 हो जाएगा। अब यहाँ से 11x - 9y इक्वल टू हो जाएगा -4। अब इसको मानना है इक्वेशन 1। अब दूसरी स्थिति में क्या दिया हुआ था, फिर दूसरा स्थिति में दिया हुआ था कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो वह 5/6 के इक्वल हो जाएगा। देखिए, अंश में 3 जोड़ दिया गया, यानी कि x + 3 हो गया है, और हर में 3 जोड़ने पर यह y + 3 हो गया। अब यह किसके इक्वल हो गया है, 5/6 के। अब यहाँ पर भी इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया, फिर इक्वल टू करेंगे, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल जाएगा। अब आगे x और y को एक साइड लाएंगे, तब मिलेगा 6x - 5y इक्वल टू -3, और इसको हम लिख देंगे, ये समीकरण 2 हो गया। इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब ये जो पहला समीकरण है और ये जो दूसरा समीकरण है, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। सॉल्व करने पर x का वैल्यू आता है 7 और y का वैल्यू आता है 9, तब भिन्न क्या हो जाएगा, 7/9, यही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि वर्तमान समय में जेकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब पहला स्थिति में दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु हो जाएगा x + 5, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो y + 5 हो जाएगा, और उसके पुत्र की आयु जो कि y + 5 हो जाएगा 5 वर्ष बाद, उसका 3 गुना हो जाएगा जेकब की आयु, यानी कि x + 5 जो होगा वो इक्वल टू 3 गुना हो जाएगा जेकब की आयु का। और जेकब की आयु कितना हो जाएगा उसमें, y + 5, इसलिए 3 इंटू कर दिए हैं, और इससे y + 5 से, क्योंकि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगा, और उसी का 3 गुना उसके यानी कि जेकब का आयु हो जाएगा, जो कि x + 5 है। यह इक्वल हो जाएगा 3 इंटू y + 5 के। अब फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर इक्वेशन मिलेगा x - 3y = 10, और इसको पहला समीकरण मान लेंगे। अब आगे लिखा हुआ है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
तब दूसरी स्थिति में लिखेंगे 5 वर्ष पूरी, यानी कि जेकब की आयु 5 वर्ष पहले कितना था तो x माइनस 5 कर देंगे, अभी वर्तमान में जितना है उसमें से 5 घटा देंगे तो वह 5 वर्ष पहले जेकब की आयु हो जाएगा। वो किसके इक्वल था तो वो उसके पुत्र जो है वो उसके पुत्र का 7 गुना था, तो उसका पुत्र का आयु 5 वर्ष पहले y माइनस 5 हो जाएगा और इसी का 7 गुना हो जाएगा। वही चीज़ लिखे हैं 7 इंटू वाई माइनस 5 और फिर इसको सॉल्व करने पर हम लोग को मिलता है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 और इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर y का वैल्यू मिलता है 40 और x का वैल्यू मिलता है y का वैल्यू मिलेगा 10 और x का वैल्यू मिलेगा 40, यानी कि y किसका आयु था जेकब का पुत्र का आयु था, तो इसलिए लिखेंगे जेकब का पुत्र की आयु या उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष और जेकब की आयु 40 वर्ष, यही उत्तर हो जाएगा।